हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सबसे पहले नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और भारत संसाधन एवं उपयोग जो पहला चैप्टर है उसके खंड घ में आपको पढ़ना है खनिज संसाधन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम आपको इस वीडियो में खनिज संसाधन के बारे में बताएंगे और खनिज संसाधन चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके बुक में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, जिसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन कह रहा है 50, 100, 150 या 200। तो पहला का सही आंसर ख हो जाएगा कि भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, इसलिए पहला का ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ठीक है, लौह युक्त खनिज का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है मैग्नीज, बी है अब्रक, सी है बॉक्साइट और डी है चूना पत्थर। तो दूसरा का सही आंसर क हो जाएगा मैग्नीज। इनमें से जो मैग्नीज है वह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। आगे हम आपको बताएंगे कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, जिसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि अधात्विक खनिज का उदाहरण इनमें से कौन सा होता है। ऑप्शन है सोना, बी है टीन, सी है अब्रक और डी है ग्रेफाइट। तो बताइए इसमें से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्रक जो है वह अधात्विक खनिज है। ठीक है, तो तीसरा का ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। वह कौन सा खनिज है जिसे उद्योगों की जननी माना गया है। सोना को, कि तांबा को, कि लोहा को, कि मैग्नीज को। कौन से खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ग आंसर सही होगा कि लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। लोहा जो खनिज है इसे ही हम लोग उद्योगों की जननी कहते हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, इनमें से कौन है जो लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट है जो एक प्रकार का लौह अयस्क है, इसलिए पांचवा का ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कहने का मतलब होता है कि जहां सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में लोहा का उत्पादन किया जाता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। तो बताइए भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन में है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा और झारखंड। तो छठा का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, जो कर्नाटक है वह भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, ध्यान रखिएगा। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में पूछे जाएंगे, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा। और जब यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्न जब समाप्त हो जाएंगे, तो इस चैप्टर के अंत में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, जिससे कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे चीज आपको यहाँ पर हम आपको बताएंगे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर ख नंबर हो जाएगा 20%, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है वह 20% लौह अयस्क का उत्पादन होता है, इसलिए 7 का ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मतलब कितना नंबर पर आता है मैग्नीज उत्पादन में भारत पूरे विश्व भर में।
तो आठवां का ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व भर में जो भारत का स्थान है मैग्नीज उत्पादन में वह तीसरा नंबर है, मतलब कि थर्ड नंबर पर आता है पूरे विश्व भर में भारत मैग्नीज के उत्पादन में, इसलिए आठवां का ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब नौवां नंबर हम लोग देखेंगे, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज का उत्पादन होता है। ऑप्शन है लौह अयस्क का होता है कि मैग्नीज का होता है कि टीन का होता है कि तांबा का होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह मैग्नीज खनिज का होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि उड़ीसा में कौन से खनिज का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन जो है वह उड़ीसा में सबसे अधिक होता है, इसलिए 9 का ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, इसलिए 10 का ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अल्मुनियम को तो आप सभी लोग जानते होंगे, अल्मुनियम का संकेत होता है Al, जिसे कि हम आपको केमिस्ट्री वाले चैप्टर में बताएंगे। तो अल्मुनियम बनाने के लिए कह रहा है कि कौन से खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज की कि टीन की कि लोहा की कि बॉक्साइट की। तो 11 का सही आंसर घ हो जाएगा, अल्मुनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 11 का घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन 12 है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। ठीक है, देश कहने का मतलब कि भारत में तांबे का कुल भंडार कितना है, 100 करोड़ टन है कि 125 करोड़ टन है कि 150 करोड़ टन है कि 175 करोड़ टन है। तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 125 करोड़ टन हो जाएगा, यानी कि ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ यानी कि 125 करोड़ टन है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है। ठीक है, बिहार और झारखंड में, जो कि पहले सिर्फ बिहार ही था, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है। मतलब कि दोनों राज्य को मिला करके, बिहार और झारखंड दोनों को मिला करके कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है पूरे देश भर में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 60, 70, 80 और 90, यानी कि कितना प्रतिशत होता है। तो 13 का ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 80%। ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में अबरक पाया जाता है। वहाँ की सड़कों पर भी आप देखिएगा तो अबरक चमकते रहता है, इसलिए आप कभी अगर आपको मौका मिले कि आप झारखंड जाएं तो आप गौर कीजिएगा, आपको वहाँ अबरक बहुत अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार और झारखंड दोनों मिला करके कुल 80% अबरक का उत्पादन होता है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। देखिए कच्चा माल कहने का मतलब होता है कि चाहे लोहा हो जाए, एल्युमिनियम हो जाए, सोना हो जाए, चांदी हो जाए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले कोई भी कंपनी रहती है वो कच्चा माल खरीदती है, क्योंकि कच्चे माल को ही शुद्ध करके उसको एल्युमिनियम तैयार किया जाता है, लोहा माने किसी प्रकार का धातु बनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सबसे प्रमुख कच्चा माल कहने का मतलब हुआ कि बिना इसके सीमेंट का निर्माण नहीं हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सीमेंट बनता है वह चूना पत्थर से बनता है। यदि चूना पत्थर नहीं रहेगा तो सीमेंट का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो हो गया वो वह चूना पत्थर हो जाएगा। तो 14 का सबसे पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चूना पत्थर। अब चलिए यहाँ से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न को देखना है, जो कि आपके परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम आपको एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे। जितने सारे भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है लघु उत्तरीय में कि खनिज क्या है। चूंकि हमको इस चैप्टर में खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि खनिज क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं।
तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग खनिज का परिभाषा देखेंगे। तो खनिज का परिभाषा हो जाएगा कि खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। देखिए, यदि आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना रहे ना, तो आप लोग खनिज को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ धरती की खुदाई करके धरती के अंदर से निकाला जाता है वो सारे चीज़ खनिज कहलाते हैं। मतलब जो भी चीज़, क्योंकि जितने सारे भी आप जानते होंगे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सारे कुछ धरती का खुदाई करके धरती के नीचे से ही निकाला जाता है। यहाँ तक कि पेट्रोल, डीजल सभी कुछ होता है जो धरती के नीचे से ही निकाला जाता है। पेट्रोल डीजल के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि समुद्र की गहराई में जब बड़े बड़े जीव जंतु मरकर नीचे बैठ जाते हैं तो हजारों करोड़ों साल के बाद नीचे वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। उसी पेट्रोलियम को फिर बाहर निकाल करके शुद्ध किया जाता है और उसको पेट्रोल बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो खनिज भी हो गया, चाहे किसी प्रकार का कोई भी खनिज हो जाए, सारे खनिज धरती के अंदर से ही निकाले जाते हैं। तो आप लोग को यदि यह वाला परिभाषा याद न रहे तो आप लोग बस इतना लिख दीजिएगा कि वो वैसे सारे चीज़ जो धरती की खुदाई करके धरती के अंदर से निकाले जाते हैं वो सभी चीज़ खनिज कहलाते हैं। यदि आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको यह वाला परिभाषा याद रहता है तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों को लिखना है कि खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सभी प्रकार के चीज़ खनिज ही कहलाते हैं। चलिए, अब इसके आगे आपको पढ़ना है कि धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो खनिज होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है, मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह धात्विक खनिज है और यह अधात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज को पहचानने का दो पहचान जो है वो इस प्रकार से है कि पहला होता है कि यह कठोर एवं चमकीले होते हैं। यदि कोई भी पदार्थ है यह कठोर है और चमकीला है, कोई भी खनिज यदि कठोर है और चमकीला है, इसका मतलब कि वह धात्विक खनिज है। और इसके अलावा इसे गलाने पर धातु प्राप्त होती है। यदि हम लोग किसी खनिज को गला रहे हैं और धातु प्राप्त होता है, इसका मतलब कि वह धात्विक खनिज है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान है। पहला, यह कठोर होता है, चमकीला होता है और इसे गलाने पर धातु प्राप्त होता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करें। खनिज के कौन कौन से विशेषता होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि खनिजों का वितरण असमान होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, खनिज में एक विशेषता होता है कि जो कम गुणवत्ता वाले खनिज रहते हैं वह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जिसमें गुणवत्ता अधिक होती है वह बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको कम ज़रूरत है वह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे और यदि किसी चीज़ का आपको अधिक ज़रूरत पड़े तो आपको वह बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है कि खनिजों का वितरण असमान होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम एवं कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन है। समाप्य संसाधन कहने का मतलब होता है कि यह खत्म हो जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि यदि आप इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, बहुत तेज़ी से करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो कहा जाता है कि जो खनिज है वह समाप्य संसाधन है। एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। देखिए, खनिज का जो मुख्य विशेषता यही होता है कि अगर एक बार इसका उपयोग कर लिए तो आप दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार उपयोग करने के बाद यह दोबारा निर्माण नहीं होता है और अगर निर्माण भी होता है
तो इसके निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के खनिज का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप खनिज का जितना भी उपयोग करें सोच समझ कर करें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस खनिज का बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। उसे यह महसूस ना हो कि जो हमारे पीछे वाली पीढ़ी है वह तो हम लोग के लिए खनिज बचने ही नहीं दिया। इसलिए आप लोगों को खनिज को, यदि आप लोगों को उपयोग रहे तभी इसका उपयोग करना चाहिए, अगर ज़रूरत हो तभी उपयोग करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि खनिजों का वितरण असमान होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन होता है। समाप्य संसाधन के बारे में हम आपको बताएं कि क्या होता है समाप्य संसाधन। एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता होती है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं, सभी का आपको नाम लिखना है। और हम आपको बता देते हैं कि यह जो क्वेश्चन है लौह अयस्क के प्रकार वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करीब करीब हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर कि लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं, सभी के नाम लिखिए। तो देखिए आप लोग को ध्यान रखना है कि लौह अयस्क के प्रकार निम्नलिखित है। पहला होता है हेमाटाइट। लौह अयस्क कहने का मतलब पहले आप लोग समझ जाइए कि जिससे कि लोहा बनता है, जो भी अयस्क से लोहा बनता है उसी को लौह अयस्क कहा जाता है। तो जिसमें सबसे पहला होता है हेमाटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट और तीसरा होता है लिमोनाइट। यही तीन प्रकार के अयस्क होते हैं जिससे लोहा का निर्माण होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लौह अयस्क के प्रकार निम्नलिखित है। पहला हेमाटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट और तीसरा लिमोनाइट। और आपको हम बता दिए कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा ध्यान से। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। प्रमुख उत्पादक राज्य कहने का मतलब हुआ कि जहां अधिक मात्रा में लोहा का उत्पादन किया जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस भी क्वेश्चन को हम आपको बोल देते हैं कि इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए कि यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। यह आपके एग्जाम में बहुत अधिक संभावना है कि पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही बताते चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको हम पांचवा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन दोनों के बारे में बताएं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाता है तो आशा है कि यही दो क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन उठाया जाएगा, और आगे भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। फिलहाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है जहाँ पर अधिक मात्रा में लोहा का उत्पादन होता है। तो देखिए सबसे पहला हो जाता है कर्नाटक। आपको हम ऊपर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले में भी बताए कि जो कर्नाटक है वहाँ सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि। तो इतने सारे राज्य हैं जहां पर अधिक मात्रा में लोहा का उत्पादन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से हम सारे राज्य का नाम बोल दे रहे हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है कर्नाटक, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कहाँ होता है तो आपको बताना है कर्नाटक में। यदि ऑप्शन में कर्नाटक न रहे तो छत्तीसगढ़ बताना है, ठीक है, क्योंकि यही दो स्टेट है जहां पर लोहा का निर्माण सबसे अधिक होता है। लेकिन यदि कर्नाटक रहे ऑप्शन में तो आपको कर्नाटक ही मारना है, और कर्नाटक छत्तीसगढ़ दोनों ऑप्शन रहे तो इसमें आपको कर्नाटक चुनना है। अगर कर्नाटक ऑप्शन में न रहे तब आपको छत्तीसगढ़ ऑप्शन सही चुनना है। देखिए एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि कौन कौन सा राज्य है जो लोहा के उत्पादक में सबसे आगे है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यही मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यही 8 स्टेट हैं जहां पर सबसे अधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन होता है। चलिए इसके बाद है छठा नंबर क्वेश्चन कि झारखंड के मुख्य लौह अयस्क जिलों के नाम बताइए। मतलब झारखंड तो एक राज्य है, ऊपर में आपसे पूछा जा रहा था कि कहां पर कौन से राज्य में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य के कौन कौन से जिलों में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है, मुख्य लोहा उत्पादक जिला है। इसमें देखिए तो आपको जिला का याद नाम रखना है। सबसे पहला हो जाता है सिंहभूम, उसके बाद हो जाता है पलामू, फिर हो जाता है धन्यवाद,
हजारीबाग, संथाल परगना एवं रांची। तो यही 5-6 जिले हैं जहां पर कि सबसे अधिक मात्रा में लोहा का उत्पादन होता है झारखंड राज्य के अंतर्गत में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि झारखंड के प्रमुख जो लौह उत्पादक जिला है उसमें आ जाता है सिंहभूम, दूसरा हो जाता है पलामू, फिर हो जाता है धन्यवाद, उसके बाद हो जाता है हजारीबाग, संथाल परगना और रांची। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए कहने का मतलब कि मैग्नीज पर प्रकाश डालिए नहीं, मैग्नीज पर टॉर्च नहीं जला देना है। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए कहने का मतलब हो गया कि मैग्नीज के बारे में हमको विस्तार से बताइए कि मैग्नीज का उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग बनता है, मैग्नीज को किस चीज़ में हम लोग उपयोग करते हैं, किस चीज़ के निर्माण में हम लोग मैग्नीज का उपयोग करते हैं। प्रकाश डालिए का मतलब यही होता है कि इसके बारे में हमको विस्तार से बताइए कि मैग्नीज का उपयोग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैग्नीज के उपयोग कहने का मतलब कि किस किस चीज़ में हम लोग मैग्नीज का उपयोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले करते हैं जंग रोधी इस्पात बनाने में। जंग रोधी कहने का मतलब कि जिससे जंग को रोका जा सके, ठीक है। तो जंग रोधी इस्पात बनाने में। दूसरा होता है शुष्क सेल के निर्माण में, ठीक है। सेल भी हम आपको बताए थे फिजिक्स वाले चैप्टर में कि एक शुष्क सेल होता है, तो शुष्क सेल के निर्माण में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद होता है फोटोग्राफी में। उसके बाद होता है चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, ठीक है। माचिस उद्योग में भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। माचिस कहने का मतलब सलाई होता है जिसको घर में आप लोग जलाने का काम करते हैं। तो चलिए, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में। उसके बाद होता है पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के उत्पादन में। जो पेंट होता है जिससे आप लोग रंगने का काम करते हैं, घर को रंगते हैं, अपने दरवाजा को रंगते हैं, बाहर कोई भी सामान किसी भी चीज़ को रंगते हैं, उसी को पेंट कहा जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग आप लोग ध्यान रखिएगा कि जंगरोधी इस्पात बनाने में, शुष्क सेल के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, उसके बाद कीटनाशक दवा में होता है, उसके बाद पेंट में होता है। तो इतने सारे उपयोग हम आपको बताए मैग्नीज का। हम आशा करते हैं कि आपको सारे उपयोग याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुआ है तो आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अल्मुनियम के उपयोग का उल्लेख करिए। तो यह जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, इससे आगे जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, सारे क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब ज़्यादा देर पढ़िएगा तो पीछे वाला ही भुला जाइएगा। अब थोड़ा आप लोग इंटरवल ले लीजिए। इंटरवल के बाद हम आपको अगले वीडियो में 8वां नंबर क्वेश्चन के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन शेष बच गए हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो चलिए, फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आपको 10वीं कक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करनी है, 10वां में यानी कि मैट्रिक में आपको बेहतर अंक लाना है, अच्छे नंबर लाना है, तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको हर एक विषय की तैयारी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए, आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।